चैनल मेडिकल एंड नर्सेस हब। आज की क्लास में हम बात करेंगे नॉन कम्युनिकेबल डिसीज़ के ऊपर। तो यहाँ पर पहले क्लास है जो आपको लाइव होने वाली थी, बट कुछ टेक्निकल इश्यूज़ के कारण रिकॉर्डेड क्लास आपको रहेगी। बट कोई ना, जो क्वेश्चन हम लाइव में पढ़ने वाले थे वो यहाँ पढ़ेंगे, और कल मॉर्निंग तक आपका है जो भी टेक्निकल इशू चल रहा है लाइव स्ट्रीमिंग को लेके वो भी क्लियर हो जाएगा। तो आज की क्लास में हम जितने भी क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं वो हमारे नॉन कम्युनिकेबल डिसीज़ के साथ साथ जो बेसिक मेडिकेशन है उनके बारे में भी रहने वाले हैं। कुछ क्वेश्चन आपको हिंदी इंग्लिश में रहेंगे, कुछ आपको ओनली इंग्लिश में रहने वाले हैं। तो जो भी लोग चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन को ज़रूर प्रेस करके रखें ताकि आपकी कोई भी क्लासेस हैं जो मिस ना हो पाए। और जो भी लोग स्पेशली मेडिकल एंड नर्सेज हब की बुक्स ऑर्डर करना चाहते हैं, ऑर्डर कर लीजिए। अभी आपको बम्पर डिस्काउंट चल रहा है, फ्लिपकार्ट पर तो चल ही रहा है। और जो भी लोग बुक्स डायरेक्ट मंगवाना चाहते हैं उनको और ज़्यादा डिस्काउंटेड प्राइस में बुक्स अवेलेबल हैं, तो आप लोग बुक्स को ऑर्डर कर सकते हैं। यदि आप NHM CHO की तैयारी कर रहे हैं तो मेडिकल एंड नर्सेज हब की कंप्लीट गाइड आप लोग डायरेक्ट कॉन्टैक्ट के थ्रू भी ले सकते हैं। डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में आपको बुक है जो ओनली 550 रुपीज़ में अवेलेबल होगी। यदि आप लोग डायरेक्ट कॉन्टैक्ट के थ्रू बुक्स है जो लेना चाहते हैं NHM एंड CHO के लिए, तो यहाँ पर NHM CHO जो गाइड है, कंप्लीट गाइड है, जिसपे आपके 55 से ज़्यादा पेपर, 10 मॉडल पेपर विथ रीजनल के हैं। वो गाइड आपको कंप्लीट गाइड डायरेक्ट ऑर्डर में ओनली 550 रुपये में है जो अवेलेबल हो जाएगी। और जो भी लोग ANM बुक लेना चाहते हैं, ANM की बुक आ गई है। बुक हिंदी एंड इंग्लिश दोनों में है। इवन जो लोग CHO NHM की तैयारी कर रहे हैं वो भी इस बुक को पढ़ सकते हैं। तो ये बुक यदि आप डायरेक्ट लेंगे तो आपको ये बुक है जो और कम में पड़ेगी। RRB की बुक भी है जो बहुत पहले आ गई थी, और इसकी है जो अभी लिमिटेड कॉपीज़ बची हुई हैं, तो वो बुक भी आप है जो बहुत ही चीप प्राइस में ऑर्डर कर सकते हैं। तो जो भी लोग इन बुक्स को ऑर्डर करना चाहते हैं आप लोग डायरेक्ट ऑर्डर कर सकते हैं। जो भी आपके डाउट वगैरह रह जाएँ, आप मेरा जो ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर है उस पर मुझे कांटेक्ट करके है जो कंफर्म कर सकते हैं। आज की क्लास का पहला क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज़ द करेक्ट इक्वेशन फॉर द वर्टिब्रल कॉलम बोन्स एंड द नंबर। तो यहाँ पर आपको एक करेक्ट इक्वेशन बताना है कि जो वर्टिब्रल कॉलम की बोन्स हैं और उनकी नंबरिंग है वो सही क्या है। ये क्वेश्चन DSSB जो लास्ट DSSB का भी एग्ज़ाम हुआ था रिसेंट में, उसमें पूछा गया था। C7 T12 L5 S4 C4। दूसरे में क्या कहा गया है, C7 T12 L5 S5 C4। फिर है C7 T12 L5 S5 C4, या फिर C9 T10 L5 S5 C4। अब आपको पता होना चाहिए कि जो सर्वाइकल वर्टिब्रा है जो हमारे नेक के यहाँ पर है वो कितनी होती हैं, वो टोटल होती हैं 7। कितनी होती हैं, 7। फिर आता है आपका थोरेसिक एरिया, क्या है, थोरेसिक एरिया। तो थोरेसिक में कितनी होंगी, 12। कितनी, 12। तो यहाँ पर थोरेसिक की कितनी हो गई हमारी, 12। थोरेसिक एरिया वो जहाँ पर रिबकेज है, रिबकेज के अंदर क्या रहेगा, आपका हार्ट और लंग्स है जो स्टोर होंगे। अब फिर आपके थोरेसिक के बाद क्या आता है, लंबर। लंबर में कितनी होती हैं टोटल, 5। L3 to L4 और L4 to L5 में हम स्पाइनल टैप प्रोसीजर किया जाता है CSF निकालने के लिए। फिर आपका आता है क्या, सैक्रल। सैक्रल एरिया में कितनी होती हैं, 5। फिर आता है आपका कॉकेक्स, जहाँ पर फ्यूज्ड रहती हैं सभी, जो जिसको हम क्या कहते हैं, टेलबोन के नाम से भी जानते हैं। तो वहाँ पर टोटल होती हैं 4। अब आप देखिए 7 12 5 5 4 कहाँ पर है, 7 12 5 5 4। तो ये देखिए 4 तो यहाँ पर C में 3 ऑप्शन में है, तो आपका B वाला नहीं होना चाहिए। यहाँ पर T10 होती नहीं तो ये भी गया आपका। S5 होती हैं तो ये दोनों ऑप्शन गए। यहाँ पर भी T12 होगी, तो यहाँ पर आपका आंसर होगा C7 T12 L5 S5 और C4। सर्वाइकल 7, थोरेसिक 12, लंबर 5, सैक्रल 5 और कोकेक्स जिसको हम टेलबोन कहते हैं, तो यहाँ पर फ्यूज्ड होती हैं 4। क्लियर है। अब आपको एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। एक तो बनता है स्पाइनल टैप को लेके, तो स्पाइनल टैप प्रोसीजर किया जाता है L3 to L4 या फिर L4 to L5 लंबर वर्टिब्रा के बीच में सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड को निकालने के लिए।
या पर्सन को मेनिंजाइटिस या कुछ इंजरी वगैरह वगैरह हुई है तो CSF को चेक करने के लिए। क्लियर, स्पाइनल टैप प्रोसीजर के लिए। अब यहाँ पर आपको यदि एग्ज़ाम में पूछा जाए कि टेलबोन कौन सी है, तो आप वो कहिए कोकेक्स। और जो लोग लंबे टाइम तक कंप्यूटर पर बैठ के काम करते हैं या जिनका सिटिंग वाला काम ज़्यादा होता है तो उनकी यही कोकेक्स बोन ही उनको बैक पेन का रीज़न भी बनती है, ये भी आपको याद रखना है। एंटीरियर फॉन्टेनेल इज ऑसिफाइड एट, तो जो एंटीरियर फॉन्टेनेल है किस एज में ऑसिफाइड होंगे। ऑसिफिकेशन का मतलब होता है कि मर्ज हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे। 1 month आफ्टर द बर्थ, 6 months आफ्टर द बर्थ, 18th month आफ्टर द बर्थ या 25th month आफ्टर द बर्थ। तो एंटीरियर फॉन्टेनेल है किस उम्र में ऑसिफाइड होते हैं, किस एज में एंटीरियर फॉन्टेनेल का ऑसिफिकेशन होगा। 2 फॉन्टेनेल है यहाँ पर, एंटीरियर और पोस्टीरियर। एंटीरियर फॉन्टेनेल को ब्रैग्मा भी कहा जाता है, पोस्टीरियर को लैम्डा। एज़ कम्पेयर टू पोस्टीरियर के एंटीरियर हैं जो बाद में क्लोज होते हैं 18 मंथ की एज में, 1.5 साल उम्र हो जाती है बच्चे की, तब एंटीरियर फॉन्टेनेल क्लोज होते हैं। आप 1 साल के बच्चे को देखिए, उसका जो फ्रंटल हेड है इसके जस्ट अब थोड़ा सा ऊपर आप हाथ रखेंगे तो वहाँ पे आपको कुछ फील होगा, बहुत फास्ट आपको लगेगा पल्सेशन हो रहा है यहाँ पे, तो वहीं पर एंटीरियर फॉन्टेनेल रहेंगे और वो जनरली 1.5 साल की उम्र में क्या हो पाते हैं, क्लोज हो पाते हैं। जन्म से लेके 18 महीने की उम्र तक है क्या होंगे, 18 मंथ आफ्टर द बर्थ, जन्म होने से लेके 18 महीने के बाद तक ये क्लोज होते हैं। पोस्टीरियर फॉन्टेनेल है ऑक्सीपिटल फॉन्टेनेल, जिसको लैम्डा भी कहा जाता है, और ये लैम्डा शेप होंगे, जो आपने फिजिक्स पढ़ी है उसमें जो लैम्डा का शेप होगा उस तरीके से होगा यहाँ पर। और यहाँ पर इनका ऑसिफिकेशन है, जनरली इनका ऑसिफिकेशन है जो 1.5 महीने की उम्र तक में है, जो कंप्लीट हो जाता है। एज़ कम्पेयर टू एंटीरियर के बहुत फास्ट क्लोज हो जाते हैं। एंटीरियर फॉन्टेनेल ब्रैग्मा शेप के रहेंगे और यहाँ पर 4 बॉन से मिलके बनते हैं। कितनी बॉन से एंटीरियर फॉन्टेनेल मिलके बनेंगे, 4 बॉन से, और जो 4 बॉन 4 सूचर्स को कनेक्ट करेंगी तो यहाँ पे मिलके बनेंगे एंटीरियर जो आगे की तरफ है, पोस्टीरियर ऑक्सीपिट जो बैक साइड में है, ऑक्सीपिट फॉन्टेनेल भी इसको आप कह सकते हैं, और यहाँ पर ये लैम्डा शेप में होगा। एज़ कम्पेयर टू, जैसा मैंने कहा एंटीरियर के पहले क्लोज हो जाते हैं, कौन से, पोस्टीरियर। नेक्स्ट है यहाँ पर ड्यूरिंग इंट्रायूट्राइन लाइफ न्यूरल ट्यूब इज क्लोज्ड कम्प्लीटली। तो इंट्रायूट्राइन लाइफ में, और आज की क्लास में एक चीज़ और सुन लीजिए कि आपको 1 लाइनर क्वेश्चन सबसे ज़्यादा रहने वाले हैं इस क्लास में। लेंदी क्वेश्चन नहीं है, 1 लाइनर हैं, जो कि आपको फास्ट एज रिवीजन क्वेश्चन के तरीके से आपको जल्दी जल्दी सॉल्व करने होंगे। आपको ज़्यादा टाइम नहीं दिया जाएगा, 2 घंटे में आपके 100 क्वेश्चन सॉल्व करवाए जाएंगे ताकि आपको एज ए रिवीजन भी आपका हो सके। तो ड्यूरिंग इंट्रायूट्राइन लाइफ में न्यूरल ट्यूब है जो कब क्लोज होती है, ऑन वेरी फर्स्ट डे, ऑन 5th डे, वाई 11th डे, या फिर वाई 4th to 5th डे। इंट्रा मतलब जब फीटस गर्भ में है, इंट्रायूट्राइन का मतलब होता है ड्यूरिंग द टाइम जब फीटल कहाँ पर हो, यूट्रस में हो, उस टाइम पर सबसे पहला जो ऑर्गन बनता है वो होती है न्यूरल ट्यूब। उसी न्यूरल ट्यूब के डिफेक्ट को रोकने के लिए फॉलिक एसिड स्टार्ट किया जाता है, क्योंकि उस न्यूरल ट्यूब को बनने के लिए फॉलिक एसिड सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है, फॉलिक एसिड दिया जाता है। अब जो न्यूरल ट्यूब है क्लोज कब हो जाती है यूट्राइन लाइफ में, तो ये जनरली 4th to 5th डे में ही क्लोज हो जाती है। कब, 4th to 5th डे में। तो यहाँ पे आप किस ऑप्शन को मार्क करेंगे, ऑप्शन नंबर डी को। 4th to 5th डे में ही ये क्या हो जाएगी आपकी, ये क्लोज हो जाएगी। नेक्स्ट है यहाँ पे क्वेश्चन, विजुअल एक्विटी रीच एडल्ट एक्विटी बाय द एज ऑफ। जो विजुअल एक्विटी है एडल्ट एक्विटी तक है, जो कब पहुँच जाएगी, जो आपकी देखने की क्षमता है कंपेयर टू बच्चों में किस उम्र तक है, जो कंपेयर और एडल्ट और बच्चों की एक हो जाएगी, 7, 9, 5 या फिर 3 ईयर में, किस एज में। विजुअल एक्विटी के लिए चार्ट यूज़ किया जाता है, वो क्या कहलाता है, स्नेलन चार्ट। जो यहाँ पे स्नेलन चार्ट है इसके लिए यूज़ किया जाता है विजुअल एक्विटी के लिए। क्लियर है, विजुअल एक्विटी के लिए स्नेलन चार्ट यूज़ किया जाता है। और ये 7 साल की उम्र तक
7 ईयर की एज तक है जो कंपेयर टू एडल्ट्स के बच्चों की विजुअल एक्टिविटी क्या होती है, सेम हो जाएगी। रहा विजुअल एक्टिविटी चार्ट। जो 20-20 विज़न है, जो यहाँ पे क्या होता है 20 फीट खड़े करके आपको दूर करके जो पूरे लेटर पढ़वाए जाएंगे पूरे बन जाते हैं आपसे, तो क्या है आपका नॉर्मल विज़न है। और यदि आप 20/15 विज़न यदि हम बात करें 20 फीट दूर खड़ा करके आपने यदि 15 फीट तक भी आप पढ़ लेते हैं तो भी आप क्या है नॉर्मल विज़न में आएंगे। और यहाँ पर एक चीज़ और आपकी नोटिस की जाती है 20-20, तो यहाँ पर 20 क्या होती है विजुअल एक्टिविटी जो एडल्ट और बच्चों की एक हो जाएगी 7 साल की उम्र तक। एक और आपको एक कलरफुल सा आपने देखा होगा, उसके अंदर कुछ इमेज रहेंगी, उसको कहा जाता है इशिहारा चार्ट। इशिहारा चार्ट का यूज़ किया जाता है यहाँ पे कलर ब्लाइंडनेस के लिए। किसके लिए? कलर ब्लाइंडनेस का पता करने के लिए इशिहारा चार्ट याद रखना है आपको, इनाम आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर आइडेंटिफाई द डिसीज इन द इमेज। तो यहाँ पे एक बच्चा दिख रहा है बड़े से सिर का, बहुत ही क्यूट सा बेबी है, लेकिन उसको कुछ प्रॉब्लम है। उस प्रॉब्लम का नाम क्या है? हाइड्रोसेफेलस, मरासमस, थैलेसीमिया या फिर नन ऑफ द अबव। बच्चे का हेड देख के आपको समझ में आना चाहिए। सेफेलस वर्ड जुड़ जाए तब भी मतलब हेड हो गया आपका। मरासमस का मतलब होता है कुपोषण। अब यहाँ पर जो बच्चा दिख रहा है किसका है? हाइड्रोसेफेलस का। उसके हेड में जो कोरोइड प्लेक्सस क्या करता है? CSF बनाता है, और यही CSF या तो कोरोइड प्लेक्सस ने ज़्यादा CSF बना दिया है, या बॉडी प्रॉपर एब्जॉर्ब नहीं कर पाई है, या बाहर एक्सक्रीट नहीं हो पाया है जो CSF, तो वो CSF क्या हो गया यहाँ पे जम गया, और उस जमाव के कारण बच्चे के हेड की साइज क्या हो गई? बढ़ गई है। जब कुछ भरेगा सिर में, इसको आप कह सकते हैं हाइड्रोसेफेलस को। नॉर्मल लैंग्वेज में यदि बात करें नॉन मेडिकल वालों को कि सिर में पानी भर जाना, यही कहलाएगा क्या? हाइड्रोसेफेलस। इसको ट्रीट करने के लिए BP सेंटिंग यूज़ किया जाता है। मैनिटॉल ड्रग ऑफ चॉइस के तौर पे यूज़ की जाती है ताकि जो फ्लूइड भरा हो उसको फ्लश आउट किया जा सके। कॉमन प्रोसीजर अपनाया जाता है वेंट्रोपेरिटोनियल संटिंग की जाएगी। वेंट्रिकल से जो कोरोइड प्लेक्सस के यहाँ पे वाटर फिल्डअप हुआ है ब्रेन में, वहाँ से संटिंग की जाएगी पेरिटोनियल एरिया तक, और उसके थ्रू बॉडी से बाहर निकाला जाएगा जो CSF ऑक्यूमुलेट हुआ है। तो यहाँ पर जो बेबी दिख रहा है इसकी साइज जो हेड की साइज है अकॉर्डिंग टू दैट क्या है? हाइड्रोसेफेलस। क्या है? हाइड्रोसेफेलस। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ने के पहले जो भी लोग हमारी ऑफिशियल मेडिकल नर्सेज ऐप की बुक को ऑर्डर करना चाहते हैं, आप लोग डायरेक्ट ऑर्डर कर सकते हैं प्लीज़ व्हाट्सएप नंबर के थ्रू। और जो भी लोग PDF फॉर्मेट में यदि बुक नहीं लेना चाहते, PDF फॉर्मेट में क्वेश्चंस चाहते हैं, तो वो भी आपको अवेलेबल हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा कूलिस फ्रैक्चर रिफर्स टू द इंजरी ऑफ। कूलिस फ्रैक्चर में कहाँ पर इंजरी होगी? शोल्डर जॉइंट में, रिस्ट जॉइंट में, नी जॉइंट में या फिर एल्बो जॉइंट में? कूलिस फ्रैक्चर सबसे कॉमन देखने को मिलता है बच्चों में। इसमें बच्चों में जब बच्चे स्लिप डाउन होते हैं, गिरते हैं, तो उन्हें कूलिस फ्रैक्चर देखने को कॉमनली मिलेगा। और इस कूलिस फ्रैक्चर में सबसे ज़्यादा जो इंजरी होने के चांसेस होते हैं, जो इंजरी पॉइंट होता है वो होता है रिस्ट जॉइंट। कहाँ पर? रिस्ट जॉइंट पर। तो यहाँ पे आपका आंसर क्या होगा? रिस्ट जॉइंट है। देखिए रिस्ट जॉइंट के यहाँ पर जो आपकी बोन है, कहाँ पर, जिसको कूलिस फ्रैक्चर में जो डिस्टल रेडियस है जो क्या होती है आपकी फ्रैक्चर होने के चांसेस रहेंगे, या फिर डिस्प्लेस भी हो जाती है कभी कभी। इसको डिनर फोर्क डिफॉर्मिटी के नाम से भी जाना जाता है। किसके नाम से? डिनर फोर्क डिफॉर्मिटी। तो जो यहाँ पर जो कूलिस फ्रैक्चर है जिसमें डिस्टल फोरआर्म है, यहाँ पर एंड ऑफ द रेडियस क्या होगा? बेंट बैकवर्ड, मतलब पीछे की तरफ जाएगा। ब्रोकन तो होगी बोन, लेकिन पीछे की तरफ जाएगा। जैसे आपने एक स्वान नेक डिफॉर्मिटी पढ़ी है, वैसे ही यहाँ पर होता है डिनर फोर्क डिफॉर्मिटी। तो इसमें पेन होगा, स्वेलिंग होगी, ब्रशिंग भी देखने को मिलेगा। कभी कभी कुछ केसेस में जो मीडियन नर्व है, जिसको आप म्यूजिशियन नर्व के नाम से जानते हैं, वो नर्व भी यहाँ पे डैमेज हो सकती है। तो कूलिस फ्रैक्चर में कौन सी बोन टूटने के चांसेस ज़्यादा होते हैं? तो वो होती है आपकी रेडियस। क्या होगी? रेडियस बोन। नेक्स्ट है यहाँ पर कुस्मॉल रेस्पिरेशन इज अ साइन ऑफ। कुस्मॉल रेस्पिरेशन किसका साइन है? मेटाबॉलिक एसिडोसिस का, मेटाबॉलिक एल्कलोसिस,
रेस्पिरेटरी एसिडोसिस या रेस्पिरेटरी एल्कलोसिस। तो आपको एसिडोसिस और एल्कलोसिस में से क्वेश्चंस बहुत आते हैं, या तो रेस्पिरेटरी एसिडोसिस या एल्कलोसिस, एसिडोसिस या दोनों के कंबाइंड, या फिर आपको वैल्यू दी जाएंगी HCO3 की या फिर pH वैल्यू दी जाएंगी और आपको निकाल के बताना है कि क्या एसिडोसिस है एल्कलोसिस। इस तरीके के क्वेश्चन आपको एग्जाम में आते हैं। तो स्मॉल रेस्पिरेशन में होगा क्या कि डीप और जो लेबर्ड ब्रीदिंग मतलब सांस लेने में दिक्कत होने लगती है, बहुत प्रेशर के साथ आप सांस ले पा रहे हैं, वो क्या है स्मॉल ब्रीदिंग। और जनरली ये कंडीशन मेटाबॉलिक एसिडोसिस के कारण देखने को मिलेगी। किसके कारण? मेटाबॉलिक एसिडोसिस के कारण ये कंडीशन देखने को मिलेगी। स्मॉल ब्रीदिंग का मतलब होता है डीप और लेबर्ड ब्रीदिंग पैटर्न, जिसमें आपको सांस लेने में बहुत ज़्यादा कठिनाई होगी। एक होता है डिस्निया मतलब जो ब्रीदिंग डिफ़िकल्टी, लेकिन यहाँ पर ब्रीदिंग डिफ़िकल्टी नहीं है, ब्रीदिंग डिफ़िकल्टी है लेकिन एक अलग टाइप से, जिसमें आपको लेबर्ड ब्रीदिंग के नाम से भी आप इसको ईजिली याद रख सकते हैं। मतलब बहुत ज़्यादा प्रेशर होने के साथ में आप ये सांसें हैं जो ले सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मून फेस विथ सेंट्रल ओबेसिटी इज नोटिस्ड इन। मून फेस मतलब चंद्रमा जैसे फेस है लेकिन सेंट्रल ओबेसिटी का मतलब जो एब्डोमिनल एरिया वाला हिस्सा है, यहाँ पे ओबेसिटी होना किस में देखने को मिलेगी? एडिसन्स डिसीज, कुशिंग सिंड्रोम, डाउन सिंड्रोम या फिर टर्नर सिंड्रोम। इनमें से आपको एग्जाम में पूरे क्वेश्चन आ सकते हैं। तो यहाँ पर जो मून फेस विथ सेंट्रल ओबेसिटी है, मून फेस सिम्टम आपको, या फिर आप इसको ऐसे भी याद रख सकते हैं, मून फेस सिम्टम। मून फेस सिम्टम देखने को किस में मिलते हैं? कुशिंग में। किस में? कुशिंग में। अब यहाँ पर जो एडिसन्स डिसीज़ है, एडिसन्स डिसीज़ में जो कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स के लेवल हैं क्या हो जाते हैं? कम हो जाते हैं। आपकी जो ग्लैंड है, जो एड्रिनल ग्लैंड है, यहाँ पर एडिसन्स में क्या होगा? एड्रिनल ग्लैंड है जो कम हार्मोन बनाएगी। क्या बनाएगी? डिक्रीज करेगी। किसको? जो कॉर्टिसोल हार्मोन है उसके लिए। तो यहाँ पे मैंने शॉर्ट में लिखा है, आप याद रखना कि एडिसन्स में क्या होगा। आपकी एडिसन जो एड्रिनल ग्लैंड है, रीनल ग्लैंड है और सुप्रा रीनल ग्लैंड है, कॉर्टिसोल का लेवल कम बनाती है। कुशिंग में यही क्या हो जाता है? हाई रहेगा। डाउन में 21 ट्रायोसोमी रहेगी आपकी। टर्नर आपको यदि पूछें तो टर्नर में जो एक्स क्रोमोसोम है क्या रहेगा? ये डिस्टर्ब रहेगा। टर्नर में आपका क्या है? जो टर्नर सिंड्रोम यदि आपको एग्जाम में आता है तो टर्नर में आपका मोनोसोमी एक्स, जो सिंगल एक एक्स क्रोमोसोम है, वो डिस्टर्ब होगा। अब यहाँ पे आपको मून फेस विथ सेंट्रल ओबेसिटी देखने को मिलेगी किसमें? कुशिंग सिंड्रोम में, जिसमें जो हाई कॉर्टिसोल लेवल रहेगा आपके ब्लड में। सेंट्रल ओबेसिटी का मतलब जो एब्डोमिनल एरिया है, यहाँ पे आपको क्या देखने को मिलेगा? ज़्यादा ओबेसिटी होगा। फेस है जो मून फेस, जिसको टोमेटो फेस के नाम से भी आप याद रख सकते हैं। इमेज में और बड़ी कर देती हूँ, देखिए, टोमेटो फेस और मून फेस। मसल वास्टिंग होगा, फैट ऑक्यूमुलेशन होगा, रेड स्टीरिया साइन देखने को मिलेंगे। थोड़ा सा भी ईचिंग होगी तो वहाँ पे ब्लड भी आ सकता है। इस तरीके से साइन देखने को, बफेलो हम्प भी कुशिंग का ही एक साइन है। बफेलो हम्प याद रखें आप, बफेलो हम्प, मून फेस के सब किसके साइन है? कुशिंग सिंड्रोम के, जो कि आपकी बॉडी में हाई कॉर्टिकोस्टेरॉइड लेवल होने के कारण होगा। नेक्स्ट है यहाँ पर मोस्ट कॉमन साइट ऑफ अकरिंग पेप्टिक अल्सर इन स्टमक। तो हमारे स्टमक में पेप्टिक अल्सर के लिए सबसे कॉमन साइट कौन सी हो सकती है? पेप्टिक अल्सर के लिए सबसे कॉमन रिस्पॉन्सिबल कौन होता है? हेलिकोबैक्टर पायलोरी। क्या है? हेलिकोबैक्टर पायलोरी है जो क्या होगा? इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। अब हेलिकोबैक्टर पायलोरी तो रिस्पॉन्सिबल हो गया, लेकिन यहाँ पर साइट क्या होगी जहाँ पे सबसे कॉमन हो सकता है? पायलोरिक स्टेनोसिस ईसोफेगल जंक्शन के यहाँ पर, कार्डियक पोर्शन में, या फिर बॉडी ऑफ द स्टमक, कहाँ पे कॉमनली होने के चांसेस रहेंगे? तो सबसे कॉमन होने के चांसेस होते हैं पेप्टिक अल्सर के पायलोरिक स्टेनोसिस में। देखिए, पेप्टिक अल्सर की जो साइट दी गई है, पेप्टिक अल्सर की जो साइट दी गई है, जो यहाँ पर पायलोरिक स्पिंचर है, यहाँ पे होने के चांसेस ज़्यादा होंगे। सबसे कॉमन होता है यहाँ पर पेप्टिक अल्सर ड्यूडेनम एरिया में, फर्स्ट पोर्शन मोस्ट कॉमन साइट होती है। और यहाँ पर यदि कॉमन के साथ साथ सबसे ज़्यादा भी पूछें तो वो होगा पायलोरिक स्पिंचर साइट में। अगला क्वेश्चन है BMI इज ऑल्सो नोन एज। तो BMI क्या है? BMI
BMI का दूसरा नाम क्या है? ब्रोका इंडेक्स, क्विटलेट इंडेक्स, लॉरेंट्ज इंडेक्स या फिर नन ऑफ दी अबव। ये क्वेश्चन भी आपको एग्जाम में आ सकता है। BMI बॉडी मास इंडेक्स, BMI से पता चलेगा आप हेल्दी हैं या नहीं। इसमें आपकी हाइट और वेट के हिसाब से कैलकुलेशन निकाला जाएगा और इसका दूसरा नाम होता है क्विटलेट इंडेक्स। क्या होता है? क्विटलेट इंडेक्स। इसमें आपकी बॉडी का मास एंड हाइट ऑफ द पर्सन के थ्रू कैलकुलेट किया जाएगा। तो यहाँ पे फॉर्मूला एक अपनाया जाता है, वेट इन किलोग्राम, आपका जो वजन है किलोग्राम में, उसको डिवाइड किया जाएगा हाइट इन मीटर स्क्वायर। किससे? वेट इन किलोग्राम डिवाइडेड बाय हाइट इन मीटर स्क्वायर। तो यहाँ पर जो बिलो 18.5 होता है, बिलो 18.5 यदि BMI निकल के आती है मतलब आप कुपोषण है, अंडर वेट है। यदि 18.5 से 24.9 की रेंज में आती है BMI कैलकुलेट करके आपकी, तो नॉर्मल है। 25 से ज़्यादा जाती है तो ओवरवेट है, 30 और अबव जाएगी तो वेरी ओवरवेट, और फिर आफ्टर दैट इसकी ओबेसिटी की क्लासेस आ जाएंगी। तो BMI आपको कैलकुलेट करना आना चाहिए, जिससे आपको पता चले आप हेल्दी हैं या नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, KMC इज नेसेसरली टिल बेबी अटेन्स अ वेट ऑफ। तो कंगारू मदर केयर सबने खूब पढ़ा है। कंगारू मदर केयर कब तक देनी चाहिए? सबको पता है कि जो लो बर्थ वेट बेबीज होते हैं उनके लिए कंगारू मदर केयर है जो यूज़ की जाती है। माँ भी दे सकती है, फादर भी दे सकते हैं, फैमिली का कोई हेल्दी पर्सन दे सकता है जिसको कोई भी कम्युनिकेबल डिसीज़ ना हो। सेकेंड थिंग, 1 घंटे का एक सेशन होता है, 1 घंटे का एक सेशन होगा। इसमें माँ बच्चे की बॉन्डिंग तो अच्छी होगी ही होगी, साथ में बेबी को आप हाइपोथर्मिया से भी बचा सकते हैं। तो बेबी को कंगारू मदर केयर तब तक देनी है जब तक बच्चा अपना नॉर्मल वेट गेन ना कर जाए। और इंडियन बेबीज़ का नॉर्मल वेट कंसीडर किया जाता है 2.5 kg से लेके 3.5 kg तक। 2.5 kg तक जब तक बच्चा अपना वजन है जो कंप्लीट ना कर ले, यदि अंडर वेट हुआ है तो KMC दी जा सकती है। तो यहाँ पर जो आपका आंसर होगा वो क्या होगा? 2500 ग्राम। कितना होगा? 2500 ग्राम। जो इलियोसिकल वाल्व सिंड्रोम के नाम से जाना जाता है, ऑप्शन में है आपके वर्डन सिंड्रोम, क्राइड्यूचेट सिंड्रोम, कॉनिंग सिंड्रोम या फिर ब्रोगेडा सिंड्रोम। आपने इनके नाम भी नहीं सुने होंगे कि ये नाम है जो आज मैम ने क्या पढ़ा दिए। इलियोसिकल वाल्व सिंड्रोम, इलियम सीकम, आपको ये पार्ट तो आ गए होंगे समझ में। इलियम मतलब लार्ज इंटेस्टाइन का पार्ट, इलियम मतलब स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट, और सीकम मतलब लार्ज इंटेस्टाइन की बात की जा रही है। अब जो इलियोसिकल वाल्व सिंड्रोम है इसको किस और नाम से है जो जाना जाता है? पहले ऑप्शन में आपको क्या है? बेरडोन सिंड्रोम। क्या है? बेरडोन सिंड्रोम। बोर्डन सिंड्रोम का मतलब क्या होता है कि यहाँ पर एक फिजिकल इलनेस है। जनरली जो लोग वर्क प्लेस पर जिनको ज़्यादा काम नहीं मिलता है या फिर उनको जो काम करना है वो काम नहीं मिल रहा है, उसके कारण जो उनको फिजिकल एक तरीके से या फिर हम कह सकते हैं साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम होती है। क्या होगी यहाँ पर? साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम होगी। जिनको अपने वर्क प्लेस पर या मन का काम नहीं मिल रहा है वो उसमें आएगा। फिर आपका आता है क्या? क्राइड्यूचेट सिंड्रोम। क्या है? क्राइड्यूचेट सिंड्रोम का मतलब होता है कि एक रेयर जेनेटिक डिसीज़ होती है। क्राइड्यूचेट सिंड्रोम क्या है? जेनेटिक डिसीज़ है। जेनेटिक डिसीज़ होने के साथ साथ यहाँ पर क्रोमोसोम नंबर जो 5 है इसका कुछ पार्ट क्या होता है? मिस होगा। ये आपको याद रखना है, मिसिंग है। क्रोमोसोम जो 5वें नंबर का है इसके कुछ पार्ट है जो मिसिंग होंगे। तो यहाँ पर क्राइड्यूचेट सिंड्रोम इसको कहा जाता है 5p- सिंड्रोम। याद रखना है क्या होगा इसका दूसरा नाम? 5p- सिंड्रोम। ये इस तरीके के क्वेश्चन आपको DSSB, एम्स, CRE इन सब में आपको पूछे जा सकते हैं। अब है आपका इलियोसिकल वाल्व सिंड्रोम, इसको कहा जाता है कॉनिंग सिंड्रोम। क्या कहा जाता है? कॉनिंग सिंड्रोम। पर्सन जब भूखा हो या फिर स्ट्रेसफुल सिचुएशन में हो या फिर लूज मोशन हो रहे हो या डायरिया हो रहा है तो आपने सुना होगा क्या होता है? जब भूख लगती है तो कहते हैं पेट में है जो चूहे दौड़ रहे हैं। क्या है?
चूहे दौड़ रहे हैं, तो यहाँ पर वही है इलियोसिकल वॉल्व सिंड्रोम, मतलब कॉनिक सिंड्रोम। क्लियर। यदि क्राइडी-चैट सिंड्रोम पूछे तो ये कहलाता है 5p माइनस सिंड्रोम, जेनेटिक डिसीज है जिसमें 5वें नंबर के क्रोमोसोम के कुछ पार्ट मिसिंग होते हैं। बर्डन सिंड्रोम का मतलब होगा कि पर्सन को उसके मन का यदि कुछ काम धाम नहीं मिल रहा है जो वो करना चाहता है, तो एक तरीके से परेशान होना हो क्या, बर्डन सिंड्रोम, जो कि एक साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है। अगला क्वेश्चन है हमारा, द प्रेजेंस ऑफ द फिलाडेल्फिया क्रोमोसोम इज कॉमनली सीन इन। तो यहाँ पर ये देखिए क्वेश्चन में कहा गया है फिलाडेल्फिया सिंड्रोम। क्या है? फिलाडेल्फिया जो क्रोमोसोम है, क्या है? फिलाडेल्फिया क्रोमोसोम है PH, एक इसमें देखने को मिलेगा CLL, AML, CML, ALL। अब जो यहाँ पे जितनी भी कंडीशन है ल्यूकेमिया के रिगार्डिंग है, किसके? ल्यूकेमिया के रिगार्डिंग है। तो यहाँ पर फिलाडेल्फिया क्रोमोसोम में जो एबनॉर्मल क्रोमोसोम होता है 22 नंबर का, क्या है? 22 नंबर का, यहाँ पे मैं ऐड कर देती हूँ, 22 नंबर का जो क्रोमोसोम है इसमें एबनॉर्मलिटी देखने को मिलेगी, किसमें? फिलाडेल्फिया में। और इसकी जो प्रेजेंस देखने को मिलती है किसमें? CML में। क्रोनिक माइलोजीनस ल्यूकेमिया के पेशेंट में 90% फिलाडेल्फिया क्रोमोसोम देखने को मिलेगा, मतलब 22वें नंबर के क्रोमोसोम में एबनॉर्मलिटी देखने को मिलती है, तो वो है फिलाडेल्फिया क्रोमोसोम। और ये 90% केसेस देखने किसमें मिलेगा? क्रोनिक माइलोजीनस ल्यूकेमिया में। और ये जनरली 25% ALL में भी मिलेगा, यहाँ पर मिल सकता है आपका 90% तक, और ALL में 22-25% तक है जो इसके प्रेजेंस होने के चांसेस रहेंगे। बट यहाँ पर जब मेजॉरिटी CML को है तो आपका आंसर क्या होगा? CML है। देखिए फिलाडेल्फिया क्रोमोसोम इज ए साइटोजेनेटिक एनोमली। साइटो मतलब आपका सेल्स के रिगार्डिंग हो गया, एनोमली है जिसमें जो ह्यूमन क्रोमोसोम का 22वें नंबर का क्रोमोसोम है क्या होता है? शॉर्ट रहेगा, छोटा रहेगा, जैसा मैंने आपको कहा कि एबनॉर्मलिटी होगी। और 90% तक फिलाडेल्फिया क्रोमोसोम प्रेजेंस होता है क्रोनिक माइलोजीनस ल्यूकेमिया के केस में, लेकिन कुछ 25%, 20-25% केसेस में एक्यूट लिम्फेटिक ल्यूकेमिया में भी देखने को मिलेगा। जो यहाँ पर ALL, CML दिए हुए हैं ये वही है, तो ALL में 20 से 25%, लेकिन CML में ज़्यादा चांसेस रहेंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा, रिफर टू द इन्फेक्शन ऑफ द एंडोमेट्रियम ऑफ द सर्विक्स इंक्लूडिंग द ग्लैंड्स एंड हाइमेन। तो ग्रंथियों तथा पीठिका सहित अंतर गर्भाशयी ग्रीवा के संक्रमण को संदर्भित करता है। अब क्वेश्चन आपको हिंदी इंग्लिश दोनों फॉर्मेट पे देखने को मिलेंगे। आगे के जो क्वेश्चंस थे उनको हिंदी में आपको समझाना बहुत मुश्किल था, इसलिए उनको डायरेक्ट बताया गया है। तो अब यहाँ पे क्वेश्चन है कि एंडोमेट्रियम ऑफ द सर्विक्स, साथ में आपकी ग्लैंड्स और जो हाइमेन है वो पार्ट यदि इंक्लूडेड हो जाए तो क्या कहलाएगा? पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिसीज, एंडोमेट्राइटिस, सर्वाइकल इन्फ्लामेशन या फिर वल्वल एंड वेजाइनल इन्फेक्शन। यदि सर्विक्स का एंडोमेट्रियम पार्ट और जो ग्लैंड्स और हाइमेन इस सब में इन्फ्लामेशन देखने को मिले तो ये क्या कहलाएगा? PID होगा क्या? पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिसीज को बहुत कॉमन प्रॉब्लम हो गई है आजकल। सर्वाइकल इन्फ्लामेशन होगा या फिर वल्वल एंड वेजाइनल इन्फेक्शन होगा, क्या कहलाएगा? एंडोमेट्राइटिस। क्या है? एंडोमेट्राइटिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विटामिन ए प्रिवेंशन अ कम्युनिटी न्यूट्रिशन प्रोग्राम कम्स अंडर विच मिनिस्ट्री ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। विटामिन ए निरोधी, विटामिन ए प्रोफाइलैक्सिस प्रिवेंशन प्रोग्राम हो गया हमारा, कम्युनिटी न्यूट्रिशन प्रोग्राम हो गए, भारत सरकार की किस मिनिस्ट्री के मंत्रालय के अंतर्गत आते हैं? पहले में मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, या फिर शिक्षा मंत्रालय, या फिर मिनिस्ट्री ऑफ सोशल वेलफेयर। खाने पीने के रिगार्डिंग हेल्थ के रिगार्डिंग बात करी जा रही है, तो ये प्रोग्राम आपका आएगा मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत ही आपका आएगा क्या? जो विटामिन ए का प्रोग्राम हो गया या कम्युनिटी में जितने भी न्यूट्रिशनल प्रोग्राम हो गए मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ के अंदर आएंगे। किसके अंदर? मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ के अंदर। अगला क्वेश्चन है हमारा, व्हेन यूजिंग हार्मोनल कॉन्ट्रासेप्टिव
इज द पिल गिवन ओरली फॉर कॉन्जिक्यूटिव डेज स्टार्टिंग ऑन द 5th डे ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल। तो जो हम हार्मोनल कॉन्ट्रासेप्टिव के बारे में पढ़ते हैं कि 5वें दिन से है जो स्टार्ट करनी है, 5th डे ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल के स्टार्ट करनी है वहाँ पर, तो कितने दिन तक दी जाती हैं? 45 डेज, 11 डे, 31 डे या फिर 21 डे। अब आपको यहाँ पर 2-3 क्वेश्चन और इंक्लूडेड होते हैं। एक तो ये जो हार्मोनल पिल्स का जो आपको पूरा एक पत्ता मिलेगा तो उसमें टोटल कितनी पिल्स होती हैं? टोटल हमने पढ़ा है 28 होती हैं, जिसमें 7 है जो आयरन की टैबलेट होती हैं, बाकी सभी क्या होती हैं? हार्मोनल होती हैं, जो ब्राउन कलर की हैं और जो एक और गोल्डन टाइप रहेंगी। तो यहाँ पर जो आपकी ब्राउन टाइप की हैं वो अलग हैं आयरन के रिगार्डिंग, और जो 21 होती हैं वो हमारी क्या होती हैं? कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स होती हैं। तो यहाँ पर 5th डे ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल से क्या करना है? 21 डेज तक के लिए ही, यहाँ पर 21 दिनों के लिए यहाँ पर क्या है, जो 5वें दिन से शुरू होती हैं तो कितने दिन तक? 21 दिनों तक है जो ओरली दी जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सिम्टम ऑफ मीजल्स। इनमें से मीजल्स का लक्षण कौन सा नहीं है? नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर का होना, वाटरिंग आइज, हॉर्सनेस ऑफ द वॉइस या फिर बहती नाक और रनिंग नोज। मीजल्स जो कि एक वायरल क्या है? वायरल प्रॉब्लम हो गई। तो जब भी कोई वायरल इन्फेक्शन होता है या बैक्टीरियल हो, बॉडी का टेम्परेचर नॉर्मल कभी भी नहीं रहता है। ये चीज़ आपको हमेशा माइंड में रखनी है। फीवर आता है मतलब इन्फेक्शन है, तो फीवर आएगा ही आएगा। मतलब यहाँ पर क्या होगा? आपका आंखों से पानी आएगा, आवाज़ भी चेंज रहेगी, नाक भी बहेगी, जस्ट लाइक फ्लू टाइप सिम्टम रहेंगे। तो यहाँ पर जो सामान्य तापमान है वो यहाँ पे आपका नहीं रहेगा, टेम्परेचर हमारा है जो हाई ही जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ गोल फॉर प्रीनेटल मैनेजमेंट ऑफ डायबिटीज इन इन्फेंसी। सगर्भता मतलब डायबिटीज, सगर्भता का मतलब होगा यहाँ पर आपका प्रीनेटल पीरियड। तो यहाँ पर सीधा सीधा सा क्वेश्चन कहा गया है कि डायबिटीज़ के लिए जन्म से पहले, प्रेगनेंसी में यहाँ पे कहा गया है कि मधुमेह में जन्म पूर्व प्रबंधन के लिए कौन सा लक्ष्य नहीं है, गोल नहीं है प्रीनेटल मैनेजमेंट के लिए डायबिटीज़ इन इन्फेंसी। टू प्रिवेंट प्रेगनेंसी एंड मैटरनल कॉम्प्लिकेशन, टू कंट्रोल डायबिटीज़, कीप ब्लड ग्लूकोज लेवल एज नॉर्मल एज पॉसिबल, educate the woman, relatives and family about the disease process and necessary modification in lifestyle so that pregnancy and maternal complication can be resolved. Low concentration of hemoglobin, जो यहाँ पर आपका प्रीनेटल मैनेजमेंट नहीं है, क्या है? प्रीनेटल मैनेजमेंट नहीं और एंटीनेटल मैनेजमेंट नहीं है डायबिटीज़ को लेके। मतलब प्रेगनेंसी में यदि डायबिटीज़ हो जाए बाई चांस, तो यहाँ पर आपको क्या करना है? प्रेगनेंसी और मैटरनल कॉम्प्लिकेशन को प्रिवेंट तो करना है। तो ये तो आपका हो जाएगा प्रीनेटल में। डायबिटीज़ के केस में ब्लड ग्लूकोज लेवल को भी मैनेज करने की कोशिश की जाती है, तो ये भी आपका होगा। वुमेन को साथ में उसके रिलेटिव से हस्बैंड को भी समझाया जाएगा कि अपनी लाइफ स्टाइल में क्या बदलाव लाएं कि प्रेगनेंसी के दौरान डायबिटीज़ यदि है तो कॉम्प्लिकेशन नहीं होंगे। लेकिन लो कंसंट्रेशन ऑफ द हीमोग्लोबिन, ये यहाँ पर प्रीनेटल मैनेजमेंट नहीं होगा डायबिटीज़ के केस में। क्या है? ये है जो प्रीनेटल मैनेजमेंट नहीं होगा, बाकी ये सभी चीज़ें होंगी। अगला क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज कॉज्ड बाय द प्रोटोजोआ। इनमें से कौन सी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज है जो कि प्रोटोजोआ के कारण होगी? ट्राइकोमोनियासिस, सिफिलिस, जेनाइटल हर्पीस या फिर गोनोरिया। प्रोटोजोअल डिसीज की बात की जा रही है। यहाँ पर प्रोटोजोआ के द्वारा कौन सी डिसीज है जो होगी? सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज, एसटीडी। सिफिलिस नहीं होगा, ट्रिप्नोमा पैलिडियम नाम के बैक्टीरिया से होगा। जेनाइटल हर्पीस ये भी नहीं होगा, जिसको हम वार्ट्स के नाम से भी जानते हैं। गोनोरिया, निसीरिया गोनोरिया नाम के बैक्टीरिया से होगा। यहाँ पर जो प्रोटोजोअल होगा वो आपका होगा क्या? ट्राइकोमोनियासिस वेजाइनेलिस। क्या है? ट्राइकोमोनियासिस वेजाइनेलिस। अगला क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ यूट्राइन अनोमली रिजल्टिंग इन द बर्थ ऑफ प्रीटर्म बेबी। क्वेश्चन देखिए, हमने अलग से भी पढ़ा है इस तरीके के क्वेश्चन को, स्पेशली कि सर्विक्स में या कौन सी यूट्राइन एनोमली होती है जिसके कारण प्रीटर्म बच्चे पैदा हो सकते हैं।
एक्यूट अपेंडिसाइटिस, सर्वाइकल इनकॉम्पिटेंस, सीवियर एनीमिया या फिर डायबिटीज़। किस केस में यूट्राइन एनोमली का कौन सा केस है, मतलब जो आपका रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में ऐसी कौन से पार्ट में प्रॉब्लम होगी, यूट्रस में प्रॉब्लम होगी जिसके कारण समय से पहले बच्चा पैदा हो जाएगा, प्रीटर्म बेबी पैदा हो जाएंगे, मतलब 36-37 हफ्ते तक भी प्रेगनेंसी है जो कंटिन्यू नहीं होगी, उसके पहले ही डिलीवरी है जो हो जाएगी। तो अपेंडिसाइटिस का तो प्रेगनेंसी से लेना देना नहीं है, लेकिन यहाँ पर एनीमिया हो सकता है, डायबिटीज़ हो सकता है, लेकिन यहाँ पर यूट्राइन एनोमली पूछी है तो वो होगा हमारा सर्वाइकल इनकॉम्पिटेंस। मतलब कि जो प्रेगनेंसी कंसीव होती है उसके बाद सर्वाइकल प्लग है जो क्लोज हो जाता है, सर्वाइकल प्लग क्लोज होगा तो जब ओपन कब होता है, जब बच्चा पैदा होने वाला होता है, जो ब्लड सो हमने पढ़ा है, डिस्चार्ज आना स्टार्ट होता है वो होगा। लेकिन यहाँ पर सर्वाइकल इनकॉम्पिटेंस के केस में होता क्या है कि सर्विक्स क्या होती है, वीक होती है। क्या होगी, सर्विक्स वीक होगी जिसके कारण समय से पहले ही सर्वाइकल प्लग क्लोज होगा, बच्चा बाहर आ जाएगा, प्रीटर्म बेबीज पैदा होंगे। अब इस सर्वाइकल इनकॉम्पिटेंस को मैनेज करने के लिए एक सर्जरी के द्वारा यहाँ पर एक प्रोसीजर किया जाता है जिसको हम कहते हैं सर्वाइकल सर्कलेज। क्या कहते हैं, सर्वाइकल सर्कलेज। तो यहाँ पर प्रीटर्म बेबीज पैदा होने का जो, यदि यूट्रस में कुछ एबनॉर्मलिटीज़ है तो वो क्या होगा, सर्वाइकल इनकॉम्पिटेंसी। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रिंसिपल ऑफ प्रीटर्म इन्फेंट केयर। ये देखिए कौन सा है जो अपरिपक्व शिशु की देखभाल का सिद्धांत नहीं है। यदि बच्चा समय से पहले पैदा हुआ है, प्रीटर्म इन्फेंट है, तो यहाँ पर कौन सा केयर में इंक्लूडेड नहीं होगा। पहले में टू मेंटेन अ रिलेटिवली कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर एंड एडिक्वेट ह्यूमिडिफिकेशन, टू प्रिवेंट और ट्रीट प्लूरेसी, टू स्प्रेड इन्फेक्शन, टू मेंटेन एडिक्वेट न्यूट्रिशन। प्रीटर्म इन्फेंट की केयर में सबसे पहला आता है बॉडी टेम्परेचर को मैनेज करना ताकि बच्चे को आप हाइपोथर्मिया से बचा सकें। फर्स्ट तो आपका ये होगा, क्योंकि प्रीटर्म बच्चों में और ज़्यादा हीट लॉस होने के चांसेस होते हैं क्योंकि उनकी बॉडी पर फैट है जो बहुत ही कम होता है, इसलिए फैट ज़्यादा रहता है तो भी, लेकिन जो न्यूबॉर्न बेबीज़ होते हैं उनमें हमें हाइपोथर्मिया से प्रिवेंट करना होता है। तो यहाँ पर फर्स्ट तो आपका प्रिंसिपल होगा टू प्रिवेंट और ट्रीट प्लूरेसी, ये भी आपको रोकना होगा। टू मेंटेन एडिक्वेट न्यूट्रिशन, ये भी आपका काम होगा। लेकिन यहाँ पर स्प्रेड ऑफ इन्फेक्शन, प्रीटर्म बच्चे का इन्फेक्शन से, नॉट अ प्रिंसिपल ऑफ प्रीटर्म इन्फेंट केयर। प्रीटर्म इन्फेंट केयर में आपका जो नहीं होगा वो क्या होगा, टू स्प्रेड द इन्फेक्शन, इन्फेक्शन फैलाना है क्या आपके प्रीटर्म बच्चे को, तो यहाँ पर आपको उसके लिए प्रिवेंट करना है ना कि फैलाना है। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। क्लियर। अगला क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ बेनिफिशियर ऑफ आंगनवाड़ी वर्कर। तो इनमें से आंगनवाड़ी वर्कर के जो बेनिफिशियर्स ग्रुप हैं वो कौन से नहीं है। एल्कोहलिक मेल, प्रेग्नेंट वुमेन, नर्सिंग मदर, टीनेज गर्ल्स। तो आंगनवाड़ी में जो 6 साल से कम उम्र के बच्चे हैं वो इंक्लूड रहते हैं, लैक्टेटिंग मदर्स रहेंगी, टीनेज गर्ल्स होंगी मतलब एडोलेसेंस गर्ल 10 से 19 साल तक की, नर्सिंग मदर होगी, प्रेग्नेंट वुमेन होंगी। लेकिन शराबी मेल का यहाँ पे क्या लेना देना, शराबी मेल का यहाँ पर कुछ भी लेना देना नहीं होगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग मेडिसिन इज एडमिनिस्टर्ड इन केस ऑफ क्रॉनिक अस्थमा पेशेंट। यदि मरीज अस्थमा वाला है, अस्थमा में होता क्या है, ब्रोंकोस्पाज्म देखने को मिलेगा। क्या मिलेगा, ब्रोंकोस्पाज्म देखने को मिलेगा। जब स्पाज्म हुआ है तो उसको डायलेट करने के लिए मेडिकेशन दी जाएगी। तो यहाँ पर अब जो सिकुड़न हुई है उस चीज़ को डायलेट करना है तो कौन सी ड्रग दी जाएगी। क्रोनिक अस्थमा का पेशेंट है यदि तो ऑक्सीटोसिन, MgSO4, डेरिफाइलिन या रेबीज वैक्सीन। तो जैसा मैंने आपको कहा कि अस्थमा के पेशेंट में क्या होता है, ब्रोंकोस्पाज्म होगा और उस ब्रोंकोस्पाज्म को डायलेट करने के लिए क्या दिए जाएंगे, क्या दिया जाएगा, ब्रोंकोडायलेटर्स। तो यहाँ पर जो ब्रोंकोडायलेटर्स होगा वो होगा आपका डेरिफाइलिन। क्या होगा, डेरिफाइलिन यहाँ पर एज अ ब्रोंकोडायलेटर के तौर पे है जो दिया जाएगा। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर हमारा, द मेथड ऑफ फीडिंग प्रीमेच्योर इन्फेंट्स विथ मिल्क, व्हाट इज यूज्ड व्हेन द इन्फेंट कैन स्वालो बट कैन नॉट सक। क्वेश्चन देखिए थोड़ा सा ट्रिकी है कि प्रीमेच्योर इन्फेंट है, समय से पहले बच्चा पैदा हो गया है,
वो स्वालो कर सकता है बट सक नहीं कर पाएगा। यदि ब्रेस्ट फीड कराने की कोशिश करते हैं आप तो सक नहीं करेगा, लेकिन यदि उसके मुंह में कुछ देंगे तो उसको निकल जाएगा। तो वो किस मेथड से आप उसको फीड कराएंगे? बॉटल फीडिंग से, एंटरल फीडिंग से, लिक्विड से या फिर ट्यूब फीडिंग से? किससे देंगे? बच्चा क्या कर रहा है? सक नहीं कर पा रहा है, तो चाहे अब आप ब्रेस्ट का निपल उसके मुंह में दोगे, क्योंकि वो सक नहीं कर पा रहा है, ना बॉटल से करेगा, ना बॉटल से करेगा, क्योंकि बॉटल में भी सक करना पड़ेगा उसको। तो यहाँ पर कौन सी फीडिंग दी जाएगी? एंटेरल फीडिंग है जो बच्चे को प्रोवाइड की जाएगी। कौन सी? एंटेरल फीडिंग। अगला क्वेश्चन है हमारा, when a patient who is already suffering from a disease gets infection from another host or from an external source, what is this infection called? Let's say कि मुझे रिसेंट में फ्लू हो गया था, कोई भी हो, मैं हूँ या कोई और भी हो, तो यहाँ पर यदि किसी एक डिसीज़ से आप सफ़र कर रहे हैं और साथ में कोई दूसरा इन्फेक्शन आपको हो जाए तो वो क्या कहलाएगा? प्राइमरी इन्फेक्शन, सेकेंडरी सिम्टम्स या फिर क्रॉस इन्फेक्शन? तो यदि आपको कोई प्रॉब्लम है, आपको कोई और प्रॉब्लम है लेकिन साथ में कोई और इन्फेक्शन भी आपको ले तो वो कहलाता है क्रॉस इन्फेक्शन। क्या होगा? क्रॉस इन्फेक्शन। नेक्स्ट है क्वेश्चन, मेंटेनिंग अ गैप ऑफ हाउ मेनी ईयर्स आफ्टर द बर्थ ऑफ द फर्स्ट चाइल्ड इज वन ऑफ द प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ द नर्स और मल्टीपर्पज हेल्थ वर्कर। पहले बच्चे के जन्म के बाद एटलीस्ट कितने वर्षों का अंतराल होना चाहिए? ये जिम्मेदारी एज अ नर्स और एज हेल्थ केयर प्रोवाइडर की होगी यदि आप हेल्थ एजुकेशन देते हैं तब। 1, 3, 4 या 2 साल। WHO के अकॉर्डिंग किया जाता है 2.5 ईयर से ज़्यादा गैप रहे तो वो बेस्ट होगा। तो यहाँ पर भी कितना होगा? वो होगा 3 साल का। 2 साल कम हो जाएंगे, 1 भी बहुत कम हो जाएगा, 4 ज़्यादा हो जाएंगे। तो जिसको 2 बच्चे चाहिए एटलीस्ट 2.5 साल से ज़्यादा का गैप है जो उन दोनों बच्चों के बीच में होना चाहिए, तो वो कितना होगा हमारा? 3 ईयर। क्लियर है? अगला क्वेश्चन है हमारा, प्रीटर्म इन्फेंट हैव डिफिकल्टी मेंटेनिंग टेम्परेचर फॉर मैनी रीजन्स, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट दैट रीजन? जो प्रीटर्म इन्फेंट होते हैं उनको उनकी बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन करने में प्रॉब्लम होती है। समय से पहले बच्चे पैदा हो जाएं तो उनका टेम्परेचर मेंटेन करने में प्रॉब्लम होती है। तो उसका रीज़न क्या होता है? सभी हैं लेकिन किसी एक को छोड़कर। लैक ऑफ ब्राउन फैट डिपोजिशन, ये तो है कि बच्चों में सबक्यूटेनियस फैट है या फिर ब्राउन फैट है या फिर रेशियो ऑफ बॉडी मास टू लार्ज सरफेस एरिया है या फिर इनेबिलिटी टू रिड्यूस टेम्परेचर बाय स्वेटिंग। कौन सा रीज़न नहीं है जिसके कारण बच्चों में, प्रीटर्म बच्चों में टेम्परेचर मेंटेन नहीं हो पाता है? बाकी सब हैं। लैक ऑफ ब्राउन फैट डिपोजिशन, तो ये बहुत बड़ी डिफ़िकल्टी होती है। दूसरा, बॉडी मास का जो रेशियो है वो यहाँ पर रहेगा। बच्चे का जो इनेबिलिटी रहेगी कि बच्चे का टेम्परेचर रिड्यूस होगा बाय स्वेटिंग के थ्रू, तो ये भी होगी डिफ़िकल्टी। बच्चों में पसीना बहुत कम आता है। लेकिन यहाँ पर एडिक्वेट सबक्यूटेनियस फैट क्या है? पर्याप्त अधस्त्वक वसा, मतलब एडिक्वेट सबक्यूटेनियस फैट है जो एक रीज़न नहीं होगा। मेन रीज़न होता है बच्चों में ब्राउन फैट का डिपोजिशन। बच्चों में यदि ब्राउन फैट ज़्यादा होता है तो क्या होगा? टेम्परेचर मैनेज करने में उतनी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो यहाँ पर आंसर क्या होगा? पर्याप्त एडिक्वेट सबक्यूटेनियस फैट। यदि ब्राउन फैट कम हो तो बच्चे का टेम्परेचर मैनेज करने में प्रॉब्लम होगी। यदि बॉडी का जो रेशियो है वो उसमें भी प्रॉब्लम होगी। बच्चों में पसीना नहीं आता, इससे भी प्रॉब्लम होगी टेम्परेचर को मैनेज करने में। जो रीज़न नहीं होगा वो क्या होगा? एडिक्वेट सबक्यूटेनियस फैट। क्लियर? नेक्स्ट है क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ नॉन कम्युनिकेबल डिसीज कॉजिंग डेथ अमंग वुमेन? कौन सा महिलाओं की मृत्यु का कारण बनने वाला गैर संचारणी रोग नहीं है? नॉन कम्युनिकेबल डिसीज नहीं है। फीमेल में डेथ होने का रीज़न जो बनेगी, हार्मफुल यूज़ ऑफ टोबैको, गोनोरिया इन्फेक्शन, एल्कोहल एब्यूज़ या फिर ओबेसिटी। किसके कारण यहाँ पर नॉन कम्युनिकेबल डिसीज़ कौन सी नहीं है? तो यहाँ पर क्वेश्चन देखिए कितना अच्छा है। नॉट आ नॉन कम्युनिकेबल डिसीज़, मतलब यहाँ पर जो नॉन कम्युनिकेबल डिसीज़ नहीं है क्या है?
नॉन कम्युनिकेबल डिसीज़ नहीं है, मतलब वो क्या हो जाएगी, कम्युनिकेबल डिसीज़ हो जाएगी। तो वो कम्युनिकेबल डिसीज़ यहाँ पे क्या होगी, गोनोरिया। क्या होगी, गोनोरिया। क्वेश्चन ध्यान से देखिए, महिलाओं की मृत्यु का कारण बनने वाला गैर संचारणीय रोग नहीं है, मतलब नॉन कम्युनिकेबल नहीं है, बाकी है, तो जो है वो क्या है, वो कम्युनिकेबल होगा। तंबाकू के कारण है जो कैंसर वगैरह हो सकता है, बट यहाँ पर एक कम्युनिकेबल में नहीं आएगा आपका। अल्कोहल अब्यूज़ भी नहीं होगा ना, मोटापा होगा, जो होगा वो क्या होगा, गोनोरिया इन्फेक्शन, क्योंकि यहाँ पर नॉन कम्युनिकेबल नहीं है, मतलब कि कम्युनिकेबल की बात की जा रही है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर हमारा, इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में देंगे। A normal baby in good condition at birth will have an अपगार स्कोर ऑफ, जन्म के समय अच्छी स्थिति में एक सामान्य शिशु का अपगार स्कोर प्राप्त करेंगे कितना, 4 to 5, 1 to 2, 7 to 10 या 2 to 3। मैं आपको बता दूं कि मैक्सिमम स्कोरिंग होती है 10 तक। कितनी, 10 तक। वर्जीनिया अपगार ने जो बच्चे के प्राइमरी असेसमेंट के लिए दिया गया स्कोरिंग सिस्टम है, एक बार चेक किया जाता है जस्ट जन्म के विदिन 1 मिनट, और री अगेन चेक किया जाता है आफ्टर द 5 मिनट। इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में देना। आई होप आपको आज की क्लास अच्छी लगी हो, एंड सॉरी फॉर दैट कि आज है जो हमारी लाइव क्लास नहीं हो पाई, कुछ टेक्निकल इशू के कारण क्लास है जो हाफ कट हो रही थी, तो इसीलिए मैंने क्लास को स्टॉप किया। बट जो कल मॉर्निंग क्लास होगी, कोशिश की जाएगी कि उसमें किसी भी तरीके को कोई भी इशू ना हो, और जो हमारा फर्स्ट सिस्टम होगा वो होगा रेस्पिरेटरी सिस्टम की डिसीज़ के रिगार्डिंग। तो आप लोग चाहें तो एक बार रेस्पिरेटरी सिस्टम का बेसिक है जो ज़रूर पढ़ लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग अस, बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।